हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 में साइंस, जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों का जो मौसम के बारे में क्या है चर्चा करते हुए सुना होगा। मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसका हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित तो होते हैं, पर दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचारों पत्रों में प्रतिदिन क्या है मौसम की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो है दी जाती है। लेकिन क्या है, आप जानते हैं कि जो वास्तव में मौसम है क्या? तो मौसम क्या है वो हम क्या है इस चैप्टर में हम मौसम के और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। तो चलिए 7.1 मौसम पढ़ते हैं। मौसम चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देख सकते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो जो मौसम की रिपोर्ट होती है उसमें क्या है पिछले 24, यहाँ पे आपको 7.1 में दिया गया है, 24 घंटे में मौसम का जो ताप है, उसकी आर्द्रता और वर्षा, अगर वर्षा हुई है तो उसके बारे में क्या है उसमें रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया गया है, अर्थात कि अगला जो दिन है, आने वाला दिन है, उसके बारे में भी क्या है बताया गया है कि दूसरे दिन मौसम का तापमान कैसा रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर मौसम के बारे में दिया गया है न्यूज़पेपर में। ऐसा आपने देखा होगा, सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस -5 और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेल्सियस 3.6 डिग्री सेल्सियस -3 दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे और सोमवार को सूर्यास्त 7:15 बजे होगा। इस तरह से क्या है समाचार पत्र में मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना आपको यहाँ पे सामने प्रस्तुत किया गया है। यहाँ देखेंगे, बूझो के मन में एक सवाल है, बूझो आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा। तो इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है, देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है आपको। जो मौसम की रिपोर्ट है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, तो जो मौसम की रिपोर्ट होती है वो कहाँ पे तैयार होती है? मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ की ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में आपको क्या है पूर्वानुमान लगाता है और आपको उसकी जानकारी देता है। अब क्रियाकलाप 7.1 में किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों के मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं है तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में क्या करना है, आपको लिख लेना है। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कर्तनों को कागज की एक सीट अथवा जो चार्ट पेपर होता है उस पर आपको चिपका लेना है। अब जो सारणी 7.1 आपको यहाँ पर दी गई है, अपने द्वारा एकत्रित की गई जो भी संबंधित मौसम से संबंधित जानकारियाँ हैं आपको उसमें नोट करिए, अर्थात कि आपको लिखनी है। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कॉलमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सारणी पे देखें, यहाँ पर जो है किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा यहाँ पे पहले आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है, दिनांक दे दिए गए, अधिकतम तापमान, न्यूनतम आर्द्रता, प्रतिशत में अधिकतम आर्द्रता। इस तरह से बाकी जो है आपको यहाँ पर सारणी 7.1 फिलअप करनी है। वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती। यदि आंकड़े उपलब्ध ना हो तो वर्षा के स्थान पर को आप रिक्त छोड़ सकते हैं, यानी कि जो है वर्षा रोज नहीं होती है ना, तो यहाँ पर जो वर्षा का जो ब्रैकेट आपको दिया गया है, अगर वर्षा हुई हो तो, अगर नहीं हुई है तो आप यहाँ पर डैश कर सकते हैं, अर्थात कि आप उस कॉलम को छोड़ सकते हैं। आगे देखेंगे,
वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। जो वर्षा होती है उससे किससे मापा जाता है? वर्षामापी यंत्र। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक क्या होती है? कीप लगी होती है। ठीक है, कीप लगी होती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? तो आप ठीक है, ये आप सारणी भरोगे तो आपको जो है जो भी 7 दिन के आपने तापमान नोट किए हैं तो सभी के तापमान क्या होंगे? समान नहीं होंगे। आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफ़ी क्या होता है? परिवर्तन होता है। आगे देखेंगे, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की जो परिस्थितियां होती हैं उस स्थान का मौसम कहलाती हैं। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। ठीक है, तापमान, आर्द्रता और जो अन्य कारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। मौसम एक क्या है? अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाए। ठीक है, ये सिचुएशन आया, जो परिस्थिति है आपने कितनी बार देखी होगी। सुबह के टाइम क्या होगा? धूप दिखेगी और अचानक से क्या होगा? बादल लग जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा और क्या होता है? तेज वर्षा होने लगती है अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद भी हो जाती है और चटक धूप निकल जाती है। ठीक है, ये सभी परिस्थितियाँ आपने देखी होंगी। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। अब देखिए बूझो, पहले के मन में एक सवाल है, मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेज़ी से क्यों बदलता है। और पहली कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है। चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इससे 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इस चार्ट में आपको चित्र 7.2 में 3 से 9 अगस्त 2006 की समय अवधि में अधिकतम तापमान में परिवर्तन को दर्शाता ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। इस ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पे नीचे 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का जो है तापमान बताया गया है और यहाँ पे आपको तापमान दर्शाया गया है, यहाँ पे आपको तारीख दर्शाई गई है। ठीक है, आपको देख लेना है। और आगे देखेंगे अब, जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान को क्या है प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। आप जानते हैं कि इस तापमान को रिकॉर्ड किया जाता है। अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम जो तापमान होता है सामान्यतः प्रायः यानी भोर में होता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है? क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको जो है खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। 7.2 देखते हैं। यहाँ पर 7.2 में देखिए, मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधित आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के जो मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं।
इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न यानी जो प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायुवीय परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बारे में हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत यानी जो मध्यमान तापमान है वो मिल जाता है। 2 स्थान हैं यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। सारणी 7.2 और 7.3 में देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान के अंतर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्र जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन जो सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होता है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम क्या होती है, वर्षा होती है। यहाँ पर देखेंगे आपको सारणी 7.2 में श्रीनगर यानी जम्मू और कश्मीर जलवायु के बारे में आपको जानकारी दी गई है। सारणी 7.3 में तिरुवनंतपुरम यानी केरल जलवायु के बारे में यहाँ पर आपको सारणी दर्शाई गई है। आगे देखेंगे, ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत के वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु क्या है, आर्द्र है। अब देखेंगे 7.3 जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उस स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी कक्षा में आपने कुछ आवासों यानी वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायवीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित है और जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 7.2 में विश्व का मानचित्र लेना है आपको और ध्रुवीय क्षेत्र के जो नीले रंग से दिखाइए। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से आपको दिखाना है। आप देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र
ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर बाल यानी फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफ़ेद यानी श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षी यानी उनके जो शत्रु होते हैं उनसे क्या होती है, बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें जो है उनके शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों यानी जो फर की जो 2 मोटी परतें होती हैं, इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का जो ताप है आवश्यकता से अधिक न हो पाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से क्या करते हैं, बचाने के लिए अक्सर विश्राम किया करते हैं, जिससे क्या है उनका जो शरीर है उनका तापमान समान रहे, वो अधिक ज़्यादा गर्म ना हो। आगे देखेंगे गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे जो होते हैं क्या होते हैं, चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरते भी हैं और क्या है इनकी सहायता करते हैं, तैरने में इनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप 7.3 में चित्र 7.3 में ध्रुवीय भालू में अनुकूलन की यहाँ पे आपको क्षमताएं दी गई हैं। इनमें क्या क्या अनुकूलन की क्षमताएं होती हैं आपको यहाँ पे दी गई हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति, घ्राण यानी शक्ति होती है, वो क्या होती है, अधिक तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज और पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलन को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। चित्र 7.4 में आपको नीचे दिया गया है। ये भी सफ़ेद रंग का यानी श्वेत होते हैं। और देखिए आपको चित्र 7.4 में पेंगुइनों का जो है झुंड दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे, आसानी से बर्फ की सफ़ेद जो पृष्ठ होती है पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर क्या होता है, धारा रेखित होता है। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में लाल जो जाल जैसा बना होता है, जिससे ये क्या होते हैं, अच्छे तैराक होते हैं। यहाँ पे चित्र 7.5 में आपको जो है पेंगुइन के पैर दिए गए हैं। इस तरह से इनके पैर होते हैं। आगे देखेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि जहाँ मछली के ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पंछियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पंछी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर क्या प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वह पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने
साइबेरिया क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी जो हैं उत्तर पूर्व के कुछ आंध्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आते हैं। चित्र 7.6 में यहाँ पर आपको प्रवासी पक्षी अपने आवास तथा उड़ान में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि यह क्षेत्र भूमि मध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी यानी एप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट है। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करें। वर्षावन में जो है जलवायु परिस्थितियों में अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूँकि जंतुओं को जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें जो है भोजन और आश्रय के लिए क्या है, सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतुओं हैं जो वृक्षों पर रहने वाले अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्र वाले जो मेढक के पैर के तलवे क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जो इन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। यहाँ पे चित्र 7.7 में लाल नेत्र वाला आपको मेढक का चित्र दर्शाया गया है। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती हैं। यहाँ पर देखेंगे चित्र 7.8 में दिया गया है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे यह आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। यहाँ पे चित्र 7.8 में न्यू वर्ल्ड मंकी यानी बंदर का चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। चित्र 7.9 में यहाँ पर दिया गया है टूकन पक्षी आगे देखेंगे। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की जो है संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु यानी शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। यहाँ पे चित्र 7.10 में आपको लॉयन टेल्ड लंगूर यानी एक प्रकार का ये भी मंकी होता है, बंदर होता है, ठीक है, दिया गया इसका चित्र। लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिम घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। चित्र 7.10 इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद यानी श्वेत अयान है, जो सिर के चारों और गालों और चिबुक ठोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता
जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पंक्तियों, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। क्योंकि ये लंगूर क्या है, वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। आगे देखेंगे, भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित जो जंतु है हाथी है। चित्र 7.11 में दिए गए हैं। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी जो सूंड होती है वो ध्यान से देखिए, इसका उपयोग वह नाक के रूप में करते हैं। लंबी सूंड से इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिसे रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से क्या कर सकते हैं, छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनके कान जो हैं बहुत ही सहायक होते हैं। यहाँ पर चित्र 7.10 में जो है भारतीय हाथी का चित्र दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रमुख शब्द दिए गए हैं। इन सभी के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। साथ ही आपको यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने रहेंगे। यहाँ टोटल आपको 1 से 12 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी के उत्तर आपको लिखना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन कंप्लीट होता है। थैंक यू।